हेलो जैन साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 7वां है RWA का जेएस बूस्टर का। 6 और 7 करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन दिया है कि अधिकार परीक्षा लिंक जारी की जाती है। तो अधिकार परीक्षा होती क्या है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा 4 रिटें हो रहे हैं, यानी कि कुल 5 रिटें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है 32 के अनुसार आर्टिकल, और हाई जो उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों के, वो करते हैं 226 के अंतर्गत इसको जारी करते हैं। ये रिट होती हैं। तो अधिकार परीक्षा क्या होती है भाई? किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध। तो बिल्कुल ठीक है, पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। किसी लोक पद को हड़पती है, उसमें पूछा जाता है कि इसमें पूछा जाता है कि किस अधिकार से। इसी का मतलब होता है अधिकार परीक्षा का कि किस अधिकार से। ठीक है, तो ये 5 रिटें हैं। धीरे धीरे हम सबको पूरा कर लेंगे इन रिटों को भी, सभी को बता दूंगा मैं एक बार इनको। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में विरुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में क्या शामिल है? में शामिल है, ये बताना है। प्रत्येक व्यक्ति में एक बंदी, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति, बल्कि ये भी होंगे, ये भी होंगे और ये भी होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा कि सभी ऊपर के जो है ना ये तीनों, ये सभी शामिल होंगे, प्रत्येक व्यक्ति। ठीक, तो अनुच्छेद 5 क्या है भाई? अनुच्छेद 5 में जो है भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है, और ये भाग 2 में है। भाग 2 में नागरिकता है, और आर्टिकल जो है 5 से लेकर 11 तक है। नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होनी चाहिए ये। और इसमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है प्रतिदीप्ति बल्ब होता है, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, तो फ्लोरेसेंट में कौन सी गैस भरी जाती है भाई? तो इसमें एक तो आर्गन भरी जाती है और एक नियॉन भरी जाती है। ठीक है, तो इसमें मरकरी तो नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो केवल एक ऑप्शन सही होगा इसका, आर्गन। ठीक है, आर्गन और नियॉन इसमें भरी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानना है। तो दोनों ओर स्थित अंग जो होता है कौन सा होता है भाई? तो उसको विरक बोलते हैं, विरक यानी कि किडनी। ठीक है भाई, किडनी। तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। और इसको नेफ्रॉन भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसकी जो मूलभूत इकाई है वो नेफ्रॉन है, विरक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 5वां। बोला है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए कम से कम कितने % भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हो सकता है प्रीवियस में आया हो। हालांकि ये जो सेट बने हुए हैं, तो ये सेट प्रीवियस ईयर बेस्ड पर ही बनाए गए हैं। ठीक है, जिस तरह से प्रीवियस ईयर के जो एसआई के एग्जाम में, तो उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आए थे उसी के आधार पर ये बनाए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 70% की भागीदारी होनी चाहिए भूमिदारों की। ठीक है, पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। 70% भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और है कि ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम भी है, किस अधिनियम का? भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा अधिनियम है। ठीक है, में उचित मुआवजा अधिनियम है, 2013 का अधिनियम है। ठीक है, 2013 का अधिनियम है, तो उसी में ये बात कह रखी है। ठीक है, तो ये डेट याद रखनी है, सन याद रखना है, 2013 का अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा के लिए पीआईएल का प्रयोग किया जाता है? तो पीआईएल का प्रयोग किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा के लिए जाता है? के लिए किया जाता है? मौलिक अधिकारों की, संवैधानिक अधिकारों की, विधिक अधिकारों की, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका भाई। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। मौलिक अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो या विधिक अधिकार हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। पीआईएल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है भाई, और एक चीज़ और इसमें याद रखनी है। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें मैं धीरे धीरे बता दूंगा आगे, जिस जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक आर्टिकल 21 है। ठीक है, आर्टिकल 21 के बारे में, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जो पीआईएल है वो किस अनुच्छेद के संबंध में अधिक बार जारी की गई है, किस अधिक बार बात की गई है? तो आर्टिकल 21 है वो। ठीक है, तो इसमें इस आर्टिकल को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो जफर खान जो था, ये भी क्वेश्चन अच्छा है वैसे तो। ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ हो गया भाई। तो जफर खान जो है दिल्ली सल्तनत के जो है किसका था भाई? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खां, ठीक है। और 6 बार जो है मुगलों ने आक्रमण किया था, ये पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर 6 बार किया था, और जो अंतिम बार किया था, तो अंतिम बार किया था 1306 ईस्वी में, ठीक है, 1306 ईस्वी में। और 1305 याद रखना, 1305 में जो है ये इनकी अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों का ये जो युद्ध हुआ था अमरोहा में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना, अमरोहा में 1305 में, ये डेट याद रखनी है, सन याद रखनी है 1305। और 1299 ईस्वी में जो है जफर खां मारा गया था। 1299 में ये युद्ध हुआ था इनका, ये जंग हुई थी, ये कह सकते हैं। तो ये 1299 में ये मारा गया था, और तीसरी बार आक्रमण किया था इन्होंने, तब ये मारा गया था जफर खां। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि, और 8वां क्वेश्चन है कि बॉयलर अधिनियम 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। तो बॉयलर एक ऐसा उपकरण है जिसमें दबाव की सहायता से भाप उत्पन्न की जाती है, बिल्कुल ठीक है भाई, पहला कथन तो सही है इसमें, ठीक। अगला दे रखा है बॉयलर संविधान की राज्य सूची, तो राज्य सूची का तो नहीं होगा भाई ये, ठीक है, राज्य सूची का नहीं है, बल्कि समवर्ती सूची का है, ठीक है, समवर्ती सूची कर लेंगे इसको। और तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा फिर। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बॉयलर बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा अभी इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। तो ज्वलनशील पदार्थ कांच नहीं होगा, क्योंकि एलपीजी, पेट्रोल, अल्कोहल ये जो है ज्वलनशील पदार्थ है, कांच नहीं है, ठीक है इसमें से। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा भारत में मुद्रास्फीति, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, घटा हुआ मुद्रा परिचालन, मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और है, ये पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में जो है मैंने बताया था कि जब बीएनएस की धारा है 113 111 बताया था मैंने, 111 को बताया था कि जो आतंकवाद से संबंधित है, आतंकवादी कृत्यों से संबंधित, वो 111 बता दिया था मैंने। तो 111 नहीं है, 113 है उसमें, ठीक है। 111 जो है संगठित अपराध को बताता है, ठीक है भाई, संगठित अपराध थे, थोड़ा सा करेक्शन करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 11वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा हो जाएगा भाई, ये सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। और मेन चीज तो इसमें ये पता होनी चाहिए कि इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था। तो इसको घोषित किया गया था 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है भाई, 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था इसको, ये डेट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो 1927 की बटलर कमेटी, 1927 में वो कौन था भाई, वायसराय कौन था भारत का 1927 में। तो भाई 1927 में था लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। लॉर्ड इरविन जो है ये 1927 में था। 1926 से लेकर के शायद 1926 से 31 तक रहा था ये, और उसके बाद तक 36 तक रहा था वेलिंगटन, विलिंगटन या वेलिंगटन बोलते हैं इसको, विलिंगडन, विलिंगडन, ठीक है भाई। तो ये याद रखना है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था, तो वो था केंद्रीय प्रांतीय सरकारों में अधिकार था, भारत के सेक्रेटरी, राष्ट्रीय प्रेस, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13वां है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। तो उद्देशिका में कौन सा सन्निविष्ट नहीं है भाई, विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता है भाई। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय है भाई, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास किनकी स्वतंत्रता की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मूल अधिकार है क्या, नैसर्गिक अधिकार है क्या। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार है। और 326 जो है, आर्टिकल 326 ये वयस्क मताधिकार की बात करता है, ठीक है, लेकिन मतदान के अधिकार की बात नहीं करता, लेकिन वयस्क मताधिकार के बारे में बताता है ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 326। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी भाई, तो ये हो जाएगी सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, पोटेशियम। लेकिन वैसे तो सीजियम होती है, ठीक है, सीजियम होती होती है, लेकिन ये आता नहीं है ऑप्शन में सीजियम, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यही आता है, ऑप्शन में पोटेशियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो भाई खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी, खरीफ की फसल हो जाएगी सोयाबीन, ठीक है। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं भाई, खरीफ की फसलों का पता होना चाहिए, खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। तो खरीफ की फसल हो जाएगी भाई, देखो एक तो हो जाएगी सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो जाएगी, मूंगफली, और इसके अलावा
कपास, हालांकि इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और ट्रिक से याद कर लेंगे। बाकी तो वैसा अगर एक बार सही करके इनको पढ़ लेंगे तो ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा और अरहर हो जाएगा। ठीक है, अरहर ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल भी याद रखनी है। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं भाई? रबी की फसल हो जाएंगी गेहूं और जो हो जाएगी चना और सरसों। ठीक है, ये हो जाएगी रबी की फसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के मकसद से आयुध हथियार इकट्ठा करना किस धारा के अंतर्गत है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका। 147 धारा में ये बात की गई है यहाँ पर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन था, कई बार इसके बारे में बात हो चुकी है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं हमारे संविधान के भाग 3 और 4 में। तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भाग 3 और 4 में जो है मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार जो है सम्मिलित हैं यहाँ पर। ठीक। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस तरह क्वेश्चन और आगे आएगा तो उसमें क्लियर करूंगा थोड़ी सी कुछ बातें। तो आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो नीले लैंप में किसका उपयोग करते हैं भाई? सोडियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, सोडियम का। और नियोन नियोन का करते हैं जो रेड लैंप होते हैं, यानी कि लाल लैंप, लाल रोशनी के जो लैंप होते हैं या लाल रोशनी जो लाइट होती है और इसमें नियोन का प्रयोग किया जाता है, सोडियम का पीले में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम देखें, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के ये 143 में ये बात की गई है। ये ठीक है, 143 में बात की गई है, लेकिन स्वीकार करना ये राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है कि उसकी बाध्यता नहीं है कि उसको स्वीकार करे। राष्ट्रपति के लिए बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो ये गलत होना चाहिए यहाँ पर ये, और ये इसमें सही हो जाएगा कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा। आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं, राष्ट्रपति में राष्ट्रीय शासन आगे बढ़ाने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। वही यही बात जो मैं बता रहा हूँ, वो यही बात दे रखी है इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कि ये नहीं है शक्तियों के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। चापचारकुट मिजोरम का है क्या भाई? बिल्कुल मिजोरम का है चापचारकुट। खोंगजाम परवा गाथा गाथा गीत ये भी मणिपुर का है। थांगटा, तो ये भी थांगटा भी मणिपुर का ही है। ठीक है भाई, मणिपुर का ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये सही समय पूछा तो 1 और 2 हो जाएंगे। 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये पूछता है कि कौन सा गलत है तो केवल 3 ये वाला ठीक है। तो इस तरह का भी ध्यान रखना होता है कि पूछा क्या है सवाल में। अगला क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आता है? तो 80D में कौन सा आता है भाई? तो इसमें आ जाएगा चिकित्सा बीमा प्रीमियम। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा, चिकित्सा बीमा प्रीमियम। इसके अलावा 80D है। ठीक है, ये भी आती है। इसके बारे में क्या है? 80DD में क्या है भाई? इसमें है विकलांगता। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर डी, विकलांगता आश्रित का चिकित्सा, तो ये 80DD में है। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लेंगे इसी जगह पर यहाँ। ठीक है भाई, ये लिख देंगे। इसके अलावा एक और आती है 80C। ठीक, 80C इसको भी याद रखना है। 80C तो ये किससे संबंधित है? ये जैसे उससे LIC हो गई, PF हो गया, PPF। ठीक है, ये उनसे संबंधित है 80C। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो ये तो आसान है भाई, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा। ठीक है, और 3-4 में धारा लगती है। ठीक है भाई, इसके अलावा इसमें और क्या है कि इसमें सजा के बारे में ध्यान रखना है कि 5 साल की सजा है इसमें। ठीक है, 5 साल की सजा है और इसमें जुर्माना भी है 15,000 रुपये तक का। ठीक है, 15,000 रुपये तक का जुर्माना, 5 साल तक की सजा है। और ये ऐसा अधिनियम है, ऐसे इसमें ये अपराध है कि समझौते के बाद भी खत्म नहीं होता है। ठीक है भाई, ये दहेज का अधिनियम जो होता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 26वां, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो शैवाल के नाम से किसको जाना जाता है भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, थैलोफाइटा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और ब्रायोफाइटा जो है ना ये, तो ये ब्रायोफाइटा जो है इसको भी याद रखना है। तो जो ब्रायोफाइटा है ये पादप जगत का उभयचर के नाम से जाना जाता है। जो पादप जगत है उसका उभयचर कौन कहलाता है भाई? ये ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है
कि ब्रिक्स देशों द्वारा विकसित बहुपक्षीय बैंक का नाम क्या है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। ठीक है, एनडीबी हो जाएगा। इसको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। और अगर ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स पहले ब्रिक्स था, ये 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें फिर साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। ये 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था। अभी फिलहाल 2024 में जो है 5 सदस्य देश इसमें जुड़े हैं। ये कितने हैं? 5 थे, 5 सदस्य देश इसमें जुड़े हैं। ठीक है, तो 5 सदस्य देश कौन-कौन से हैं? मिस्र हो जाएगा भाई, ये याद रखने पूछा जा सकता है। मिस्र, इथियोपिया और सऊदी अरब हो जाएगा, ईरान हो जाएगा और इसके अलावा एक है यूएई। ठीक है, ये अभी 2024 में शामिल हुए हैं और 2025 में 11वां सदस्य बना है इसका कौन? 11वां इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बना है, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। हालांकि ये जो डीपीएसपी के जो भी आर्टिकल हैं, डीपीएसपी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये याद होने चाहिए। ठीक है, शायद सभी के सभी इसमें इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ बता भी दिए हैं और 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, वही राज्य की परिभाषा जो कि आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक, इसके अलावा 42 में प्रसूति सहायता है। ठीक है भाई, प्रसूति सहायता, और 38 में है कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। 42 मैंने बता दिया, 43 मैंने बताया था, 43 में क्या है? निर्वाह मजदूरी है भाई, निर्वाह मजदूरी। और इसके अलावा निर्वाह मजदूरी, इसके अलावा 44 में कॉमन सिविल कोड है। ठीक है, इसके अलावा 45 में क्या है भाई? 45 में शिक्षा से संबंधित है 45। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और इसके अलावा 46 में जो है क्या है भाई? 46 में बताया था मैंने कि विशेष वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई है। 47 में पोषाहार के लिए बताया था। 48 47 में पोषाहार के बारे में बताया, तो 48 में जो है, 48 में पशुपालन वगैरह ये सब बताया गया है। 49 में जो है स्मारकों के बारे में आ जाएगा ये। ठीक है, और 50 में क्या बताया था? 50 में बताया था भाई, ये 50-50 करके मैंने बताया था। तो ये क्या था? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया? ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो देखो बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है कुछ तो इसमें। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे भी दे रखे हैं जो पढ़नी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक है भाई, तो इसके अलावा एक एक दिवस और याद रखना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस याद रखना। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये मनाया था, मुस्लिम लीग ने मनाया था। तो ये मनाया था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ये डेट याद रखना, पूछा जा सकता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 30वां है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा इसका। और ये किसमें कहा गया है भाई? ये आर्टिकल भी याद रखना है। तो आर्टिकल था इसमें 110 का क्लॉज 3। ठीक है, तो ये याद रखना है 110 में क्या है? धन विधेयक है। 109 में इसकी प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है। और चलो और आगे धीरे-धीरे सब करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से कौन-सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील कौन-सी, यानी कि जो मानव द्वारा बनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इसका। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है भई ये। ये किसने बनाई है? ये याद रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है भाई। तो किसने बनाई थी ये? हेनरी लेडिंग ने बनाई थी ये। ठीक है भाई, हेनरी लेडिंग ने ये बनाई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 32वां, ये बोल रहा है कि के मामलों में समलैंगिक सहित वयस्कों के बीच सहमति से को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध से मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, नवजीत सिंह जौहर बनाम भारत संघ। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नवजीत सिंह जौहर बनाम भारत संघ। तो इसके मामले में इसको जो है अपराध मुक्त कर दिया गया था, 377 में रखा हुआ था। ठीक है, 377 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, धारा 124। धारा 124 में जो है बिना पास और बिना टिकट की यात्रा करने के लिए प्रतिबंधित करती है धारा 124। ठीक है, 185 क्या है भाई? ये भी अच्छी है एक धारा, कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से है। ठीक है भाई, शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित है, तो ये भी याद रखनी है। ये हेलमेट से संबंधित है, 129 हेलमेट से संबंधित है। और एक 180 भी है,
180 ये भी अच्छी एक धारा, ये बोलती है कि किसी अनधिकृत व्यक्ति को अपना वाहन देना चलाने के लिए, ठीक है? जैसे किसी और को दे देना अपना वाहन ले जा, ठीक है? उससे अगर एक्सीडेंट हो गया कहीं या कुछ इस तरह की बात आती है तो धारा 180 में ये बात दे रखी है सब। 34वां क्वेश्चन दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 74.04 थी भाई, 74.04% ये ओवरऑल थी। और पुरुष और फीमेल और मेल की अलग से पूछी जाती है। तो मेल की कितनी है भाई? मेल की थी 82.14%, ठीक है? और फीमेल की जो थी, फीमेल की कितनी थी भाई? फीमेल की थी 65.46, ठीक है? 65.46%, तो ये भी याद रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 35वां, कंप्यूटर प्रोग्राम की अनधिकृत नकल और उपयोग जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी निश्चित निरोध आदेश के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है वह होगी। तो कितनी होगी भाई? तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाना चाहिए इसका, ठीक है? 12 महीने की, ठीक है? निरोध की तिथि से 12 महीने की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 37वां, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ठीक है? तो ये कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर 1948 को। प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, ये भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है कि यदि सभी निर्देशक तत्वों को अच्छी तरह पालन किया जाए और उन्हें संपूर्णता से लागू किया जाए तो हमारा देश इस धरा पर स्वर्ग हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं वो, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमसी चावला, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, एमसी चावला। अगला है 39वां, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किए गए हैं? तो सहकारी समितियां भाग हो जाएगा 9 बी। अरे ये तो पार्ट भी हो रहा है ना यहाँ पर, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर ठीक होगा 9 बी। और 9 में क्या है भाई? 9 में क्या है? पंचायती राज, ठीक है भाई? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है? और इसके अलावा भाग 9 में यह है नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिका से। और ये 74वां संविधान संशोधन था, और ये भी 1992 का ही है। और इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो सहकारी समिति ये पूछी जा सकती हैं, भाग 9 बी, ठीक है? तो ये पूछी जा सकती हैं। तो ये 97वां संविधान संशोधन था, 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है? ये याद रखना है, ठीक है? ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, कई बार रिपीटेड पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चीज़ें ये बहुत कम आती हैं सामने, तो ये इसको याद रखना है, 97वां संविधान संशोधन 2011। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से कौन, अच्छा ये अब जो है अगला शुरू हो चुका है यहाँ पर, ये अगला प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। 7वां प्रैक्टिस सेट हो गया है, 6ठा हो चुका है, 7वें का है। 7वें का पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका, तो मैंने बता रखा था इसको, ये आ भी गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, जेबी कृपलानी। इसके अलावा के एम मुंशी को याद रखना है, ठीक है? तो के एम मुंशी को ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे भाई, कार्य संचालन समिति। इसके अलावा केवल संचालन समिति की बात करें, संचालन समिति, तो इसके कौन थे भाई? इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई इसके, ठीक है? इन दोनों को अंतर याद रखना है, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है भाई? विश्वास, राजकोषीय का नहीं है, अवसर, आर्थिक सामाजिक आस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है? तो ये इसकी स्वतंत्रता इनकी तो नहीं है, इनके तो न्याय की बात की गई है। इसमें नागरिक के बारे में कुछ नहीं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण के प्रावधान शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी 16 है, ठीक है? और ये जो आर्टिकल सभी को याद होने चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं भाई? 5 प्रकार के रिट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है? 5 प्रकार के रिट हैं, ये पता होना चाहिए कि रिटें, तो रिटों का नाम भी पता होना चाहिए और रिटें कह क्या रही हैं ये पता होना चाहिए। एक जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको इसको बोलते हैं कि सशरीर पेश करना, ठीक है? किसी को अगर अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक है? तो ये बोलती है। दूसरा है इसमें, एक हो जाता है परमादेश,
ठीक है? परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ठीक है? यानी कि किसी भी विशेष अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है? और एक इसमें तीसरी हो जाएगी प्रतिषेध, ठीक है? प्रतिषेध हो जाएगी, ठीक है? तो ये रोकना है, यानी कि जो निचली अदालतें हैं, अगर वे अपने कार्य क्षेत्र से बाहर काम कर रही हैं, तो उनको उनके लिए जारी की जाती है प्रतिषेध के नाम से, ठीक है? प्रतिषेध उसी उसी को बोला जाता है रोकना, ठीक है? एक चौथी है इसमें उत्प्रेषण, ठीक है? उत्प्रेषण है ये, ठीक है? इसको बोलते हैं सूचित करना, ठीक है? सूचित करना यानी कि जैसे मान लिया कोई निचली अदालत है, उसमें कोई मामले लंबित हैं, विशेष मामले लंबित हैं, तो उसको सूचित करना कि वो मतलब उच्च उच्च अदालतों में भेजने के लिए सूचित करना, ठीक है? उत्प्रेषण होता है। एक 5वाँ है इसमें, ठीक है? 5वीं है अधिकार परीक्षा, इसके बारे में शायद बात हो चुकी है इसके बारे में शायद, ठीक है भई? अधिकार परीक्षा, ठीक है? यानी कि वहाँ होगी बात में बोला गया है कि किस अधिकार, ठीक है भई? किस अधिकार से किसी ने अगर कोई जो है पद जो है सार्वजनिक पद को जो है अवैध रूप से कब्जा रखा है, तो उसके लिए जारी की जाती है, किस अधिकार से आपने ये पद ग्रहण किया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया है? तो 21 ए को ये भी फिर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है? 2002 86वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल 1/10 होती है, ठीक है भई? 1/10 गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है? बैठक करने के लिए 10 में से 1 सदस्य होना चाहिए, 100 हैं तो 10 सदस्य शामिल होने चाहिए, ठीक? इसके अलावा इसके अलावा देखो इसमें जो जो सांसद लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, तो उनकी अयोग्यता के बारे में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 102, ठीक है? ये अयोग्यता के बारे में बात करता है आर्टिकल 102, योग्यता के बारे में बात करता है आर्टिकल 84, ठीक है? तो ये याद रखना है 2 आर्टिकल ये। अगला क्वेश्चन ये है कि जनवरी 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्य मंत्री रहने वाली महिला का नाम है शीला दीक्षित हो जाएँगी भई, ठीक है? शीला दीक्षित हो जाएँगी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। लगभग 15 साल तक इन्होंने जो है कांग्रेस की तरफ से शासन करा था। थोड़ी-सी इसकी बैटरी थोड़ी-सी डाउन हो रही है, तो मैं जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा करता हूँ इसको। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के होना चाहिए भई, 3:2 का अनुपात होना चाहिए। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे इसको 22 जुलाई को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को भई, 22 जुलाई को जो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 1947 को। 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को, ठीक है? राष्ट्रीय गान को इनको याद रखना राष्ट्रीय गान, और राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? ये 27 दिसंबर को गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है भई? कोलकाता अधिवेशन में उस समय पर अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन-सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है भी चीज़ें, ठीक है? ये आपको करनी पड़ेंगी, हालाँकि मैंने इसको ट्रिक से थोड़ा-सा किया हुआ है, अब समय बचा नहीं इसमें क्योंकि बैटरी डाउन हो सकती है, तो इसमें जो है याद रखना है इनको कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं, कौन से समाजवादी हैं, ठीक है? इनको याद करना है, तो पंचायतों का गठन हो जाएगा, पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 हो जाएगा, 43 का बी हो जाएगा, ठीक है भई? 43 ए जो है, 43 ए जो समाजवादी है, इसके बाद 46, 47 और 48, ठीक है? ये 3 और हैं, तो ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं ये वाले आर्टिकल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का जो प्रमुख कर्तव्य है, तो नियमों, कानूनों का अधिनियमित करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं भई, राष्ट्रीय एकता परिषद। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये पता होना चाहिए, स्थापना की गई थी इसकी 1961 में, ठीक है? 1961 निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान ने बहुत्ववादी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली को अपनाया? ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया, और होती क्या है भई? ये पता होना चाहिए, होती क्या है? ये होती है कि जैसे जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है, उसी की सरकार बनती है, या वही उसमें सत्ता में आता है, चाहे वो 50% से कम ही क्यों ना हो। तो उसी तरह की ये बात की गई है इसमें। ये कहाँ से अपनाया गया है? ब्रिटिश संविधान से। ऐसी स्थिति में जहाँ ए महिला और बी पुरुष एक ही कार्यालय में समान पद पर समान प्रगति का कार्य कर रहे हों, असमान भुगतान प्राप्त कर रहे हों, तो संविधान का अनुच्छेद 39 डी लागू होगा, ठीक है? ये आय में असमानता को बताता है, आय की असमानता को, ठीक है? आय की असमानता, अच्छा है ये भी आर्टिकल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण 112 बता दिया है मैंने। 120 में क्या बताया था भई मैंने? 120 में बताया था संसद की भाषा। संसद की भाषा बताई थी, संसद की भाषा क्या होगी? हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है,
ठीक है? ये विधि के द्वारा स्थापित वो अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है, ठीक है? तो अगला इसमें 116 में क्या है भाई? 116 में है 116 में हो जाएगा 116 में हो जाएगा वित्तीय मामलों का प्रबंधन, ठीक है भाई? वित्तीय मामलों का प्रबंधन हो जाएगा। वित्तीय मामलों का प्रबंधन होता है, मामलों का प्रबंधन। 115 के बारे में बताया था मैंने, ये अतिरिक्त अनुदान के बारे में बताया था। अतिरिक्त अनुदान अगर किसी ने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो उसको पता होगा, अतिरिक्त अनुदान क्या होता है। 110 को भी कई बार रिपीट कर चुके हैं। क्या है भाई 110 में? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है भाई 149? तो 149 जो है ये शक्तियों से संबंधित है, सीएजी की शक्तियों से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जो नियुक्ति से संबंधित कौन सा है? नियुक्ति से संबंधित है 148, ठीक है? 148 नियुक्ति से संबंधित है। और 151 को याद रखना, 151 को लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ठीक है? लेखा परीक्षा रिपोर्ट ये इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट ये आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में 151वां। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है भाई, निवारक निरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। मोटर यानों को चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति यानी लर्निंग लाइसेंस की बात की गई है, तो 6 माह तक चालू रहता है। एनटीसीए एनुअल रिपोर्ट धारा 38(5) में किसके पास प्रस्तुत की जाती है? नेशनल टाइगर कन्वर्सेशन अथॉरिटी, ठीक है भाई? ठीक है भाई, ये कंजर्वेशन होगा, ठीक है भाई? कंजर्वेशन होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इसकी फुल फॉर्म है, ये पूछी जा सकती है। तो 38(5) की में किसके पास प्रस्तुत की जाती है? केंद्र सरकार के। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, यौन अपराधों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का अधिकार किसके पास है? तो भाई राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, ए और बी दोनों ठीक है। इसके अलावा इसकी धारा याद रखनी है जिसमें ये मॉनिटरिंग करते हैं, तो इसमें इसके आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें हो जाएगा वैसे तो 2012 का अधिनियम है पोक्सो, ठीक है? 12 का अधिनियम है पोक्सो, उसी में ये बात की गई है। और धारा हो जाएगी 100 धारा 44 हो जाएगी, सॉरी, ठीक है? धारा 44 हो जाएगी। धारा 44 के तहत निगरानी की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 8 के अनुसार संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें 8 के अनुसार बताया है कि कौन करेगा? राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, घरेलू हिंसा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज से संबंधित अपराधों की प्रकृति क्या मानी जाएगी? केवल संज्ञेय अपराध, बिल्कुल ठीक। केवल गैर जमानती भी है, देखो संज्ञेय अपराध तो है ही, गैर जमानती भी है और गैर समन्वय भी है ये, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना के तहत दंडनीय अपराध है, धारा 67(a) के तहत, ठीक है? धारा 67(a) के तहत, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बाकी 67 इसमें नहीं है तो यही होगा इसका, ठीक है? तो अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करना, जैसे फेसबुक, ईटीसी पर, ठीक है? और इसमें 66 भी है, 66 ये भी एक इम्पोर्टेंट धारा है इसमें। तो 66 भी क्या कहती है भाई? 66 भी कहती है डेटा की चोरी करना, ठीक है भाई? डाटा की चोरी करना या हैकिंग करना, ठीक है? हैकिंग वगैरह ये, ठीक है? तो ये किसमें? धारा 66 में। तो ये याद रखना है। इसके अलावा एक धारा 65 भी है इसमें। धारा 65 क्या कहती है? धारा 65 कहती है कंप्यूटर सोर्स के साथ छेड़छाड़ करना, जैसे कंप्यूटर में दस्तावेज हैं उनसे छेड़छाड़ करना है, धारा 65 ये बात कहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 23वां आईपीसी की धारा 304 हत्या न होकर आपराधिक मनोवध 304 है, 304 तो 304 बीएनएस में किस धारा से संबंधित है? तो किससे? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 105 से, ठीक है भाई? 105 से संबंधित है। 103 क्या है भाई? 103 में मर्डर है, ठीक है? मर्डर हत्या है 103 में। और 103 की 103 का क्लूज 2 मैंने बताया था, ये क्या बताया था भाई? ये मॉब लिंचिंग को बताया था, मॉब लिंचिंग को, ठीक? इसके अलावा 106, 106 में ये जो है 106 में क्या होता है भाई? ये होता है कि लापरवाही से वाहन चला करके एक्सीडेंट हो जाए, उससे जो मौत हो जाती है, ठीक है? तो वो 106 में आती है। और 106 का क्लॉज 2 भी याद रखना है, ठीक है? 106 का क्लॉज 2 ये हिट एंड रन है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी चर्चा चली थी बहुत। हिट एंड रन मतलब हिट कर कर और भाग जाना, ठीक है? तो ये 106 की 2 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, आईपीसी की धारा 375 यह ये बलात्कार की परिभाषा को किस धारा में पुनर्भाषित किया गया है? तो किस धारा में भाई? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा,
63 होगा इसका, ठीक है भाई, 63 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 25वां, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जून 1964। इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल से बात करता, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा ये। तो 1 जून 1964। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 26 है, कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था? तो विकास बैंक कौन था भाई पहला? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा इसका, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। 27वां क्वेश्चन है, किस भौतिकी विज्ञानी को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवर्ती तरंग को पारित आवर्तियों की अनंत संख्या आर्थिक और खोज्य तरंगों के योग के रूप व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत मुश्किल से बच्चों को याद होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फूरियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, माइकल फैराडे ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 29वां, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो प्रमुख घटक कौन सी हो जाएगी? मीथेन हो जाएगी। हालांकि कुछ कुछ हाइड्रोजन का भी इसमें पाया जाता है हिस्सा, लेकिन जो इसमें पूछा है कि प्रमुख घटक जो है मीथेन है, ठीक है, मीथेन हो जाएगा, मीथेन सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है आवर्ती और मीथेन का क्या होता है भाई? ये होता है CH4, ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है CH4 इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विज्ञान की आवर्त सारणी में एमएन कहते हैं मैग्नीज को, ठीक है भाई, और मैग्नीशियम के लिए में Mg हो जाएगा। Mn जो है मैग्नीज होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का एक अलैंगिक रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? परागण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन ले जाता है भाई, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। और मेलानिन जो होता है ये त्वचा और आंख हो गई, और इसके अलावा बाल हो गए, इनके रंगों के लिए जिम्मेदार होता है ये, इनके इसके त्वचा, आंख और बाल, ठीक है, बाल के रंगों के लिए मेलानिन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे भाई। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने शहीद और पैबोस गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था भाई? ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा इसका, गयासुद्दीन बलबन ने। अगला क्वेश्चन यह है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर एक दिन में पूरा करता है भाई। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है भाई? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और प्लस भूमध्य सागर को, ठीक है भाई, भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो लाल सागर स्वेज नहर, ठीक है, ऑप्शन नंबर B ठीक होगा इसका। और रामचरितमानस के इसमें रचयिता पूछे हैं, तो ये हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बाण गंगा महोत्सव निम्नलिखित में से बाण गंगा महोत्सव है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर D ठीक हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यानारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? पद्मश्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, पद्मश्री।